अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, और अहम खबर एक ऐसी इंटरनेशनल खबर बन चुकी है जिसके बारे में बहुत अरसे से कयास आराइयाँ हो रही थी, लेकिन आज वो सच साबित हुई और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है जद्दा में, और उस पर तुर्की की तरफ से सदर तैयब अर्दवान, पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब की तरफ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उस पर दस्तखत किए हैं। और इसमें ये इंश्योर किया गया कि तीनों में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तस्वर किया जाएगा और जारहियत के ख़िलाफ़ इज्तिमाई दिफा और मुश्तरका मुज़ाहमत को यकीनी बनाया जाएगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ये माहिदा है, और साथ माहिदे का मकसद तीनों ममालिक के दरमियान दफ़ाई ताउन, इज्तिमाई सलामती और अमन का फ़रोग, ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक में ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, उनसे पूछते हैं इसकी अहमियत ख़ित्ते की मौजूदगी तनाजुर में कैसी है। ब्रिगेडियर साहब, ज़रा बताएंगे आप हमारे नाज़रीन को कि ये माहिदा अहम क्यों है इतना, और क्या इसमें मजीद ममालिक भी शामिल हो रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया अफसर साहब। देखिए, मेरे ख्याल में एक तो बड़ा लैंडमार्क है, लैंडमार्क जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, हिस्टोरिक है, और पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान की रेलेवेंस मजीद बढ़ गई है विद दिस। और इसमें देखें जॉइंट, जिस तरह हमने बात की, इट इज सॉर्ट ऑफ ए कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है जिसमें तुर्किया है। तुर्किया की इंपॉर्टेंस आप देख लें कि सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है नेटो के अंदर, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से फार अहेड है, ड्रोन्स देखे, जहाज उनके देखे, उनके शिप्स, सबमरीन्स देखे, जिस तरह हमारे लिए मेल्जियम शिप्स वो बना रहे हैं। और इसी तरीके से सऊदी, इस इकॉनमी बहुत है, लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मजबूत है, पाकिस्तान के साथ एक कनेक्टिविटी बहुत अरसे से, और पाकिस्तान की देखिए मिलिट्री स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान बैटल हार्डन आपके फोर्सेस हैं, पाकिस्तान का एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, स्पेशली लास्ट ईयर के बाद से इन साउथ एशिया आप सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी हैं, वेस्ट एशिया में आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं, और आपकी रेलेवेंस हमने इंडिया से वो जो सो कॉल्ड एजाज उनके पास था कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो हमसे उनसे ले लिया है। कल तक इंडिया आप देखें नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, अब अमेरिका ने भी उससे एशिया पैसिफिक वाला निकाल लिया है, अब इंडो पैसिफिक निकाल के एशिया पैसिफिक कमांड कर दिया। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस से, और मजीद ये देखें कि ये एक समझ ले कि डेटरेंस के तौर पे है टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन में, और एक एग्रेशन के लिए भी एक किस्म का वाज़ेह मैसेज है कि अगर होगा तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो ये क्या, ये रीजन में सबसे ज्यादा बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर तो इजराइल है मिडिल ईस्ट में, तो क्या ये इसराइल के लिए एक अफेक्टिव पंच साबित होगा अगर नेतन्याहू ने या कि उसके बाद आने वाले किसी भी इसराइली हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल बनाने की कोशिश की? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरह के हालात वाक़त, अब रिसेंटली आप मिसाल आप देख लें कि जिस तरीके से अब इस सीरिया में गोलान हाइट में 600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जब ट्रांजिशन हो रही थी, अहमद शरान टेक ओवर कर रहे थे, उसमें आके मजीद वहां पे ऑक्युपाई करके इसराइल बैठा हुआ है। साउथ लेबनान में ऑलरेडी ये दाखिल हो चुके हैं, 32 किलोमीटर इन साइट है, वहां पे ये बैठे हुए हैं। गजा की सिचुएशन हमारे सामने है। इसके अलावा लास्ट हमने कतर में जो उन्होंने मिसाइल के स्ट्राइक्स किए वो हमने देखा, और फिर उनकी जो बदमाशी है वो थ्रेट कर रहे हैं, जो कंसेप्ट है वो समझते हैं कि वो प्रॉमिस लैंड का वो एक्सपेंशन की वो बात कर रहे हैं। सो वाज़ेह तौर पे एक मैसेज उनके लिए भी है। दैट्स वाई आज देखेंगे तो दो ममालिक में बहुत ज्यादा बहस और खलबली है, वो एक इसराइल है, द अदर इज इंडिया है, लेकिन वाज़ेह एक बड़ा मैसेज इनकी तरफ से, इस अलायंस की तरफ से है। दैट्स वाई अभी आप देखें कि इब्राहिम कार्ड में कोई नहीं जा रहा, इसके भी एक ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है। नहीं, बहुत आपने अहम पॉइंट उठाया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमसे बात करने का। और दिन पहले तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने शर्त आयद की थी सऊदी अरब के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करें तो उनके साथ न्यूक्लियर डील कंप्लीट होगी, जो पीसफुल पर्पसेस के लिए सऊदी अरेबिया कर रहा है। लेकिन इसी दौरान ये 3 मुल्की मुआहिदा हो गया है, और उसमें न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है, इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रीजन में गया है इसराइल को
और इंडिया को, जो दोनों आपस में इत्तेहादी हैं। वक्त आने वाले वक्त के साथ क्या होता है कि उसमें कुछ जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इस अलायंस पे, उस पर भी हम किसी वक्त बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी आज़ाद कश्मीर, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, कौन कौन कैंडिडेट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक फजल चौधरी साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं पार्लिमानी अमूर के, और कश्मीर के मामलात में उन्होंने बहुत ज़्यादा पिछले कई सालों में काम किया है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा 27 सितंबर की तारीख पीटीआई ने जो धरने की रैली की दी है वो किसके कहने पे दी है, और वो इस्लामाबाद आएंगे तो यहाँ आके वो किस तरफ का रुख इस्लामाबाद का करेंगे और कितने दिन यहाँ पे बैठेंगे, उनका प्लान क्या है 27 सितंबर को। इस पे बात करेंगे शफी जान साहब, जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची मीर रज़ा कत्ल केस की पेचीदगियाँ। तो शुरू करते हैं मेरी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर। सबसे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो आज मुआहिदा हुआ है तारीखी, उस पर मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से पूछना कि क्या ये तीसरा मौका है पाकिस्तान की पिछली 1.5 साल तारीख में, 1.5 साल में बल्कि 1 साल 2 महीने की तारीख में, जो कुदरत ने दी है पाकिस्तान को कि अपने हालात ठीक कर ले। पहले इंडिया के ख़िलाफ़ हमने जंग जीती, उसके बाद ईरान, अमेरिका, इसराइल जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, और अब ये तीसरा मौका है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक डिफेंस पैक्ट उन्होंने किया है। और इन तीनों मौके पे पाकिस्तान की जो एक स्टैंडिंग है और पाकिस्तान के लोगों की खुशी वो बहुत काबिल दाद है, लेकिन क्या उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है निज़ाम को बेहतर करने में? डॉक्टर साहब इसके बारे में आवाम सारा पूछ रहे हैं कि जो 3 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, फील गुड फैक्टर हुआ, आपने वो इस्तेमाल नहीं किया निज़ाम को बेहतर करने के लिए, जिस पे आपके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर गया है। तो क्या अभी ये जो आखिरी वाक़या हुआ है, आपने देखा खाना काबा में हाज़िरी हुई है, तो एक अच्छा मैसेज फिर आया है वहाँ से, तो अभी आगे ले जाएंगे या अभी भी फिर वही काम चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, जब से अल्लाह ताला ने इंडिया के ख़िलाफ़ मार्का हक़ में आपको एक तारीख़ साज कामयाबी दी है, और उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती सतह के ऊपर जो कोशिशें की और अमन को कायम करने के लिए अमेरिका ईरान जंग में बिलखुसूस जो पाकिस्तान का किरदार रहा है, उससे जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का किरदार मान लिया भर के सामने आया है, ये मैं समझता हूँ। हो रहा जी, मैं आ रहा हूँ अंदरूनी इत्तेहाद की तरफ समझ गया हूँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन तसलसल मैंने इसलिए बताया कि उस तमाम कामयाबियों का और उन तमाम जो अचीवमेंट्स हैं उनमें ये एक और फैदर इन द कैप है, मक्का दिफाई मुआहिदा अल्लाह के फजल से। और अब जो आप कह रहे हैं ना कि ये ट्रांसलेट, तो सबसे पहले तो मुआहदे के हवाले से मैं होती है ना कि मुआहदे के हवाले से और आप ये कह रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि ये एक इंतहाई तारीखी, इंतहाई खुशी के लम्हात हैं हर पाकिस्तानी के लिए। और हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना जो महारत है फील्ड मार्शल साहब की ज़ेर क़यादत, और हमारी जो पॉलिटिकल टीम है जिसके हेड शहबाज साहब हैं, ये उनकी मैं समझता हूँ कि रिकग्निशन है पूरी दुनिया ने, और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में। और सऊदीया के साथ तो पहले मुआहदे में थे, अब तुर्किया भी उसमें शामिल हो गया, जो कि बड़ा खुशाइंद है। अब जो आपने कहा ना ट्रांसलेट होना, मैं तो आपको पता है, शायद आपके प्रोग्राम में भी ये बात कही हो कि इन तमाम बैनुल-अक़वामी सिफारती कोशिशें, इज़्ज़तें, रिफ्तें जो पाकिस्तान को मिली हैं, उनका असल फ़ायदा तब होना है जब पाकिस्तान के अंदर हम इनको ट्रांसलेट कर सकें अवाम के मसाइल के हल के लिए। नंबर 1 आपने कहना, नंबर 2, जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और नंबर 2 पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो और अमन का क़याम हो। नहीं तो ये आपका जो निज़ाम है जिसका जिक्र वज़ीर दाखिला ने किया है उसी ने करना है ना? बिल्कुल उसी ने करना है, और उन्होंने जो बात की है वो इस सिस्टम में बेहतरी की बात कर दिया ना, सॉल्यूशन उन्होंने कोई नहीं दिया। इसको तनाज़ा पास 8-10 चीजें हैं वो कर रहे हैं, उनमें से किसी एक की काम, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, नया तनाज़ा खड़ा करने नहीं कहूँगा। इस्लामाबाद के जो हालात हैं, क्राइम की बात देख रहे हैं, सफाई का वो अगर आप 1 by 1 चलेंगे तो ज़ाहिर है मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन अगर आपको ये कहे आपके प्रोग्राम के हवाले से कि अफसार साहब आप अपने प्रोग्राम के अंदर बेहतरी लेके आएँ, इसमें फ़लाँ चीज़ का एडिशन करें, इसको इन जदीद तकाज़ों की से मांग करें, तो मेरा ख्याल है उसमें आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं मेरा प्रोड्यूसर अगर मुझे कहेगा, बिल्कुल कहेगा तो आप नाराज़ होंगे, भाई या तू घर चला जाए या मैं चला जाता हूं। ये कहेंगे तो गलत कहेंगे। मेरा प्रोड्यूसर मुझे बताया कि तुम्हारे प्रोग्राम में क्या क्या गलतियां हैं। देखिए बात ये है कि कोई भी बात अगर इस निज़ाम की बात हुई है ना जी, इस निज़ाम में मैं भी कहता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश है,
प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर वजीर को जो रोज़ उन्होंने ये तो सबके ठीक कौन करेगा, मतलब उनको जो बैठे एंजॉय कर रहे हैं एग्जाम को, वो कहते हैं अवाम को ये खराब है। आप वो कह रहे हैं कि आप पैसे देते हैं सियासी जमातों को, आप इनको पैसे देते हैं, आप फिर थोड़ा सा वक्त देंगे तो कुछ बात जो मैं कर रहा हूँ लोग समझ सकेंगे। ये बताएं कि ठीक कैसे। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ये बात बता रहा हूँ कि अगर वो हर वजारत को और हर वजीर को अकाउंटेबल करते हैं, रखते हैं, सरजनिश करते हैं, उनकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट लेते हैं, तो किस लिए, कहाँ है प्रोग्रेस की रिपोर्ट? आवाम से क्यों नहीं शेयर की जाती? इसलिए कि वो भी ये चाहते हैं कि काम हो, बेहतर से बेहतर काम हो, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस हो, कारकर्दगी मजीद बेहतर हो। इस बात से कौन डिनाई कर सकता है? रिपोर्ट किधर है? मैं तो हैरान हूँ जो हमारे सियासी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स किधर हैं? मैं आपको अपनी वजारत की नहीं, अपनी बाकी वजारतों की लेके नहीं, सुने आप जमहूरी हुकूमत है, ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको दिखा दें, बिल्कुल आपको दूंगा तमाम वज़रा की दिखा दें। तहरीरी तौर पे हम अपनी वजारतों की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस जमा कराते हैं। हमारे सेक्रेटरीज भाई रोजाना की बुनियादों के ऊपर हमारी एक एक चीज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जमा कराते हैं। आप लोगों को बताएं। और मैं आपको एक नई चीज आपके प्रोग्राम में इमरान खान ने अपनी हुकूमत में बताते थे कि मुराद सिंह सबसे अच्छे मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो डैशबोर्ड है जो वजारतों की मॉनिटरिंग कर रहा है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मॉनिटर किया जाता है। ट्रस्ट यू सॉरी आप दिखाएं विजिट करवाएं हमें, ये कहें आप रिपोर्टर्स को नहीं है, आप जर्नलिस्टों को विजिट करवाएं डैशबोर्ड का, उस डैशबोर्ड पे हमें नजर आए ये मार्किंग हो रही है, ये परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हो रही है, हमें यकीन आ जाएगा। ये हमारी रोजाना की जो मीटिंग्स होती हैं, मैं आज भी हमारी मीटिंग जो अपनी वजारत की मैं बात कर रहा हूँ, डेली बेसिस के ऊपर ये चीजें अपडेट होती हैं, देखी जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। अब जो बात है कि क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर कितनी तब्दीली आई है, बुनियादी तौर पे असल चैलेंज वो है। जब तक आपको ये फील गुड फैक्टर आवाम के अंदर इस हद तक नज़र नहीं आएगा कि आवाम मुतमईन हो, महंगाई कम हो, लोगों के अंदर जो बेरोज़गारी है वो कम हो, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में तो बहुत बेहतर हुई है, आपकी जो टेररिज्म की सूरत हाल है ये काबू में हो। अब सर से भी सारे चैलेंजेस है ना, ये एक दिन की तो बात नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि हम किस तरह 4 साल हो गए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं क्या 18 अपनी जिम्मेदारी से मैं आप ये कहें कि वो जान नहीं छुड़ा रहा फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल इन तमाम मसाइल के हवाले से जितनी हमारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन क्या ये सारी जो सूबाई मामलात हैं जिसमें आपकी रोज़गार भी है, जिसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें आपकी टेररिज्म है, क्या वो सारों के सारों सिर्फ मरकज़ ने करने? वज़ीर ने कहा चोरी हुई है, रिपोर्ट नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर ने कहा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो ना होने के बराबर है। आपने देखा कि किस तरह मैं अभी वहाँ पे जो CCD के हमारे हेड है वहाँ पे, मैं उनसे बात कर रहा था सोहेल जफर चट्टा साहब से, तो मैंने कहा जी आजकल CCD की कोई मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कम होती हुई नज़र आ रही हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब वो इसलिए कम हुई हैं कि क्राइम कम हो गया है। मुझे उन्होंने पूरे डिवीजन्स के रिजल्ट भेजे, क्राइम रिपोर्ट्स, मैं हैरान हो गया। नहीं तो ये तो कि वो वैसे जीरो क्राइम जो है वो पंजाब के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी कामयाबी है किया है, लेकिन अभी भी देख लें कितने क्राइम हो रहे हैं। जुडिशरी ने नहीं किया ये जो क्राइम कम हुआ है पंजाब में, ये CCD ने किया, पंजाब पुलिस ने किया है, जुडिशरी को चाहिए, मिनिस्टर पंजाब ने किया है। करना तो जुडिशरी को चाहिए था ना कि केसेस जाते हैं अदालतों में, वहां से फैसले आते हैं। जुडिशरी का भी अपना एक रोल है, पुलिस का अपना रोल है, इन्वेस्टिगेशन टीम्स का अपना रोल है। बहरहाल किसी चीज को अप्रिशिएट भी कर दिया नहीं है ना, पाकिस्तान बलोचिस्तान है, अब उस बात पे आ गए हैं ना जो मैं कर रहा था, आजाद कश्मीर है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उस बात पे आ गए हैं ना, पंजाब ने जोर लगाया ना, पंजाब ने दिखाया कि जब एक सूबा काम करता है नताइज आते हैं। आज सुथरा पंजाब क्यों, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो दुनिया है वो इसको अप्रिशिएट कर रही है। सूबे ने किया ना, अब आप कह रहे हैं सारा कुछ मरकज करे, सुथरा पंजाब मरकज तो नहीं कर रहा। आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, वहां पे मरकज तो नहीं ठीक कर रहा। रिकॉर्ड कायम कर दिया है, बाकी सूबे भी करें। रिकॉर्ड कायम कर दिया जर्नलिस्टों के खिलाफ केसेस बनाने का, ये भी तो है ना आपके रिकॉर्ड पे। जर्नलिस्ट के खिलाफ मैं आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ना माने, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ केसेस देख लें। जर्नलिस्ट हम क्यों बनाएंगे हम उनके खिलाफ केसेस? आई डोंट नो, आपको कहा गया था कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देखें जो मुल्क के कवानीन है उसके तहत अगर आप उन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके खिलाफ केस बनता है, तो गवर्नमेंट का इसमें क्या कसूर है? सबको करे ना, सिर्फ जर्नलिस्ट को तो ना। मैं अपनी जर्नलिस्ट को बना रहे हैं और गाड़ी करता हूं तो लाइसेंस होना चाहिए ना, बाकी सब अगर लाइसेंस नहीं है मेरे को मेरे खिलाफ क्यों पर्चा हो गया? जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहे हैं, औरों के खिलाफ नहीं हो रहे। नहीं, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई भी रुक चुका होता। सर कानून देखता है कि जर्नलिस्ट है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है,
ये मजदूर है, ये बैंकर है। अच्छा, कानून नहीं है चले देखता। आप इस्लामाबाद, अगर आप इसके खिलाफ अगर मैं आपको फर्जंदे इस्लामाबाद समझता हूं, मैं आपको फर्जंदे इस्लामाबाद समझता हूं। मुझे बताएं कि मैं बस आखिरी बात मुकम्मल कर रहा हूं कि सीडीए में काम करवाने के लिए कम से कम रेट 10 लाख रुपए है सीडीए में। आप फर्जंदे इस्लामाबाद, मैं भी अब तो अपने आप को मैं पटवारी कहता हूँ। तो हमें शहर में जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने है ना। बिल्कुल है। तो निज़ाम किधर है? मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं अपना काम करवाने के लिए? निज़ाम है, लेकिन वज़ीर दाखिला के इस बयान को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि सीडीए उनका अपना महकमा है। तो ठीक है, और अगर वो अपने महकमे में खराबी की निशानदेही कर रहे हैं तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूं, इस बात की तारीफ करता हूं। एक मशवरा सहाफ़ी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब का अगर कोई वज़ीर ऐसे कहता है तो वो उनसे पूछते, भाई 3 साल आपने क्या किया सीडीए को बेहतर करने के लिए? तो ज्यादा बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मजीद काम होने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद कश्मीर पे आ जाते हैं। आपने बहुत काम, वज़ीर आज़म कौन आ रहा है? 3 उम्मीदवार हैं वहाँ, शाह गुलाम कादर और कर्नल वकार और तारिक फारूक। कर्नल वकार जो हैं वो बरनाला छमजौड़ियों से, तारिक फारूक अनवर हक को भिम्बर से उन्होंने हराया जो साबिक वज़ीर आज़म है, और शाह गुलाम कादर साहब नीलम वैली से। तो बड़े ताकतवर उम्मीदवार तो हमारे इतलात के मुताबिक शाह गुलाम कादर ही हैं, लेकिन कर्नल वकार साहब भी सीनियर वज़ीर रहे हैं अनवर हक के साथ पिछली हुकूमत में। जी और हुकूमत चलाते रहे हैं। और अवामी एक्शन कमेटी का जो इस वक्त हम वहाँ पर मैस क्रिएट हुआ है, उसका इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर भी जाता है। तो और फिर तारिक फारूक साहब ने पिछले वज़ीर आज़म को हराया। तो किसको बनाने जा रहे हैं आप वज़ीर आज़म, और ये कब तक मुमकिन है? देखिए अब सर साहब, इसका फैसला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर साहबा करेंगे। ये तो उसका सिंपल और सादा जवाब है। बाकी तीनों उम्मीदवारों के हवाले से मुख्तसर में अर्ज़ कर देता हूँ कि शाह गुलाम कादर साहब हमारी पार्टी के वहाँ पर पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, अभी सदर है। और रिवायत यही रही है कि जो प्रेसिडेंट होता है पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर होता है आज़ाद कश्मीर का। बाकी जब दोनों जो बाकी उम्मीदवार हैं, तारिक फारूक साहब बहुत सीनियर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, भिम्बर से जीते हैं। ठीक है। और चौधरी अनवर हक साबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें हराया है उन्होंने। और कर्नल वकार साहब भी एक क्रेडिबल हमारे PMLN के वहाँ पर रहनुमा हैं और ये सीनियर मिनिस्टर रहे हैं और बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, ये प्रेरोगेटिव ये पार्टी का है। ठीक है। और इसमें बहुत अहम राय जो है वो राना सनाउल्लाह जो हमारे सीनियर अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, और उसके साथ साथ जो अमीर मकाम साहब हैं वो भी इसमें अपनी राय सारी कैंपेन भी चला रहे हैं। एक आपके पार्टी के MLA कहते हैं जी, वो अभी जो मुंतखब हुए हैं बरतानिया में गिरफ्तार भी हो गए हैं केस में, इसके बारे में आपकी पार्टी क्या कर रही है उनको? अब सर मैं इसके हवाले से यकसर लाइल्म हूँ। मैंने भी सोशल मीडिया पे ही वो चीज़ें देखी हैं। ठीक। मेरी किसी से तफसील से इस मौजू पे बात नहीं हुई। ठीक है। और वो कोई गिरफ्तार नहीं हुए, वो पाकिस्तान में है, अभी इलेक्शन जीते हैं। खबर? अच्छा जी वो इलेक्शन जीते, लेकिन केस वो तो कह रहे हैं गिरफ्तार, वहाँ तो लिखा गिरफ्तार। सर मैंने जो मीडिया पे देखा है वो 1990 का वो केस की बात हो रही है, तो वो मुझे तो उनके खिलाफ कोई साजिश ही लगती है, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान में है। अच्छा खैर, माजी में गिरफ्तार हो चुके हैं और केस बहुत ही शर्मनाक सा है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछना ज़रूरी था, क्योंकि ये इनके साथी, इसी तरह के लोगों के साथी वहाँ पे लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जाके मुजाहरे करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो उनमें भी शामिल हैं। नज़ीर अहमद का नाम भी आपको याद होगा। अच्छा अब ये बताइएगा कि 27 सीटें चाहिए मिनिमम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए, तो आप 25 जीत चुके हैं और साथ आपको 6 मेरा ख्याल है कि रिजर्व सीट्स मिलेंगी, 31 तो हो गई। जी तो बिल्कुल। आपकी हुकूमत इन अ वे, ये जो तीसरा मरहला है इससे पहले ही आपकी हुकूमत के आपके पास इतनी मेजॉरिटी है कि आप हुकूमत बना लें। मुझे एक ख़बर मिली, पूछना चाहता हूँ कि जो महाजरीन नशिस्तों से जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें से सुना है किसी को वज़ीर नहीं बनाया जाएगा इस दफ़ा कैबिनेट में, क्या ये बात दुरुस्त है? इस तरह की कोई डिस्कशन अभी पार्टी में नहीं हुई है, लेकिन जो मुआहदा हमने अक्टूबर 2025 में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ दस्तखत किया था उसमें ये शिक शामिल थी। ठीक है। कि महाजिरीन में से कोई ना तो वज़ीर होगा, ना स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा, और ना ही उसे कोई डेवलपमेंट का फंड दिया जाएगा आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट। ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट दे तो बेशक दे, वो नहीं देंगे। ये 3 चीज़ें जो हैं उस मुआहदे का हिस्सा थी, लेकिन अब ज़ाहिर है जॉइंट एक्शन कमेटी ने उस मुआहदे की खुद खिलाफ वर्जी की है, तो वो मुआहदा इस वक्त कितना नाफिजुल अमल है मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो नाफिजुल अमल है, लेकिन उसकी तमाम शिक्कें यानी कि 35 के करीब वो हम जो
डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव से पूरी होनी थी, वो कर चुके हैं। जो डेवलपमेंट के काम होने थे वो जारी हैं, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो हम बंद नहीं करेंगे, वो बिल्कुल चलेंगे। मैं कल ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात हुई जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा यार ये जो मीरपुर का एयरपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई 29 तारीख को पिछले महीने की। मैं जब इलेक्शन मीरपुर डिवीज़न से पहला ख़त्म हुआ तो मैं आया, उसमें भी उन्होंने बात की कि जी उनको मुतालबा अपनी जगह पे है, लेकिन हम पहले से मीरपुर एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो जो मुआहदे में चीज़ें तय थी वो अवाम की थी, अवाम के इशूज़ थे, उनके ऊपर हम बिल्कुल रोकेंगे नहीं, वो चीज़ चलेगी। जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए आप एक नया NFC टाइप फार्मूला ला रहे हैं, उसकी कुछ तफसीलात बताएंगे? देखिए वो तफसीलात जब सामने आएंगी तो बिल्कुल मीडिया पे आएंगी, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो लीडरशिप है PMLN की, जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है GB में या आज़ाद कश्मीर में, अगर कोई रिफॉर्म्स हुए हैं और अगर कोई यानी बेदरेग वहाँ पे तरक्की के कामों के लिए फंड्स दिए गए हैं तो हमारी गवर्नमेंट में दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ साहब थे तो मैं एज मेंबर कौमी असम्बली आज़ाद कश्मीर कौंसिल का मेंबर था, MNAs होते हैं 2। हमेशा मीटिंग हमने जाके वहाँ पे की मुजफ्फराबाद में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं यहाँ मीटिंग नहीं करनी, उधर जाना है। तो हमारी उनके साथ जो एक एसोसिएशन है कश्मीरियों के साथ, आज़ाद कश्मीर के साथ, वो लाजवाल है। और अभी इंशाल्लाह जब हम गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट बनेगी, तो आप देखेंगे कि तरक्की का वो सफ़र इंशाल्लाह देखते हैं कि तरक्की का सफ़र शुरू होता है। और फिर सिस्टम जो यहाँ पे कोलैप्स हो चुका है, वो कोलैप्स नहीं हो चुका, बारे में ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करें। इस सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश है, ये कहा मैं तो दोहरा रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं वो आप जो कह रहे हैं ना कोलैप्स हो चुका है, ये नहीं, मैं दोहरा रहा हूँ। सिस्टम में मजीद बेहतरी आनी चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। तो चलें, अगर कोलैप्स्ड सिस्टम में मजीद बेहतरी आप ला सकते हैं तो हम भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हमसे बात करने का। वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। आज का हॉट इशू है PTI का 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। और ये 27 सितंबर की तारीख किसने दी, किसके कहने पे दी? हमें ज्वाइन किया है शफीउल्लाह जान साहब ने, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंकशाफात किए हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग थे मौजूद और जिस तरह की उनकी हरकत थी, उनमें एक शहबाज गिल भी हैं जो आजकल व्लॉग करते हैं, और उनके साथ उन्होंने भी बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं। शफी साहब ये बताइएगा कि आप सियासत में हैं, यहाँ पे एक हल्के की सियासत करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर आप असम्बली में आए और फिर वजारत तक पहुँचे। शहबाज गिल का तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मुझे ये बताएं कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो बाहर गए हुए हैं और वो PTI के ज़्यादा हमदर्द बन के यहाँ के जितनी भी लीडरशिप है उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। ये कैसे आप इसको देखते हैं? आपके ख्याल में ये ठीक हो रहा है, वो सही कर रहे हैं, या यहाँ की जो PTI की मकामी क़यादत है जो यहाँ मुसीबतें झेल रही है उसके साथ ज़्यादती है? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और एक वो नैरेटिव बना रहे हैं, और एक मखसूस टोला है, और इस मखसूस टोले की ड्यूटी यही है कि जो भी तहरीक इंसाफ के यहाँ पे लीडर्स हैं, यहाँ पे अगर वज़ीर आला है, चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, वो जो भी प्लान देंगे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तहरीक के हवाले से, उस चीज़ को आपने मुतनाज़ा बनाना है। ठीक, मुतनाज़ा बनाना उनकी ड्यूटी है, मुतनाज़ा बनाना। और आपने तहरीक इंसाफ के वर्कर अवाम में और लीडरशिप में दूरी पैदा करनी है। ये किसने दी है उनको ड्यूटी? देखिए, ये तो अब मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है कि एक ड्यूटी किसने दी है, लेकिन ये मखसूस चंद लोग हैं, चंद लोगों का टोला है जो रोज सुबह उठ के वीलॉग्स करते हैं और उस वीलॉग्स पे ये डॉलर्स भी कमाते हैं। ये फ्री वाला किस्सा नहीं है। तमाम लोगों के चैनल मोनेटाइज हैं, इमरान खान साहब का नाम ये इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान साहब के नाम पे ये लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनको इतनी परवाह नहीं है कि आप इमरान खान साहब के नाम पे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जो यहाँ पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कोर्ट्स में हैं, उनके फैमिलीज पीछे है, कम से कम कुछ डोनेशन ही दे दें उनको। जिसके नाम पे आप कमा रहे हैं उसी तहरीक इंसाफ के लोग ही अंदर है ना, उन्हीं को जरूरत है ना पार्टी की किसी तहरीक में ये कोई डोनेशन देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए वहां पे बैठे हैं। ग्राउंड पे यहाँ पे आए, यहाँ पे चीज़ों को लीड करें, हम उनके पीछे हों। लेकिन अगर उन्होंने चंदा देना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल ये 4-5 लोग 6 जितने भी हैं, कुछ इंग्लैंड में बैठे हैं, कुछ अमेरिका में,
जो डॉलर्स कमा रहे हैं वीलॉग्स के ज़रिए, और आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि पीटीआई के लोग उनको देखते हैं और उससे वो डॉलर कमाते हैं। पीटीआई के लोगों को यहाँ वर्कर्स को ज़रूरत भी है पैसे की। एहतजाज के अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं जेलों में हैं। 64,000 हमारे FIRs हो चुकी हैं। 64,000 लोगों के खिलाफ मतलब हुई FIRs हुई, इंडिविजुअल्स के खिलाफ। 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं। उनके खानदान का गुजारा उनके कैसा? खानदान ने हैं, वो खुद वकीलों की फीसें हैं, करोड़ों रुपए सिर्फ इस मद में हर महीने जाते हैं। उनके वकला को हम फीसें अदा करते हैं, उनकी फैमिलीज को हम लोग आफ्टर करते तो आप हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों नहीं बनाते जैसे एमके ने बनाया हुआ था? और ये जो हैं लोग, आप इनका डायरेक्ट नाम लेके लिस्ट जारी करें ना कि ये लोग हमने कई दफा अकाउंट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो इजाजत हमें मिल नहीं रही। हमारा अकाउंट कोई नहीं खोल सकता। नहीं, ये जो पाबंदियां 9 मई के बाद से लगाई बाहर गई। बैठे ये जो व्लॉगर्स हैं, ये अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज अगर फिक्स कर दें कि ये पीटीआई के पार्टी को जाएगा, बाहर से आपके अकाउंट से पैसे तो आते हैं ना, आपके जो फंडिंग है, तो उसमें ये क्यों नहीं फिक्स करते? यही तो हम कह रहे हैं कि आप उस शख्स के नाम पे जो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, कम से कम आप इतनी जुर्रत का मुजाहरा करें, इतना ज़र्फ दिखा दें कि जो लोग यहाँ पे मुसीबत में हैं, लीडरशिप की मैं बात ही नहीं कर रहा, वर्कर्स जो मुसीबत में हैं, उनकी आप कम से कम फाइनेंशियल जो बर्डन है वो तो उठा सकते हैं। या सिर्फ इनकी ये ड्यूटी है कि आप रोज सुबह एक वीलॉग करेंगे तो उस अगर अब ये देखें ना, अभी पेशावर का जलसा हुआ, पेशावर के जलसे में जो जलसा था, जो जलसा गा था, जो जितने लोग अंदर थे उससे 4 गुना लोग बाहर थे। वहां पे 27 सितंबर की डेट दी गई। 27 मैं डेट पे आता हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। पहले मुझे सिर्फ एक बात, आपने कहा इन लोगों का अगर ज़र्फ है तो आपके ख्याल में ज़र्फ दिखाएंगे? ये है ज़र्फ वाले हैं ये? मेरे ख्याल में अगर होते तो अभी तक बहुत कुछ वो कर लेते। आपने शहबाज गिल का नाम लेके कहा कि उन्होंने 2 फ़ोन इमरान खान के चुराए। ये तहरीक इंसाफ में हर शख्स को पता है। नहीं तो फिर उसको तहरीक इंसाफ ही के लोग सुनते क्यों हैं? अगर वो इतना बड़ा एजेंट था या इमरान खान के मफादात के खिलाफ काम कर रहा था, देखिए फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक फ़ोन उसने खान साहब को दिया जो बग्ड था, और फिर उसके अलावा खान साहब ने उसको घर में बंद कर दिया। किस घर में बंद कर दिया? नहीं, उसको अपने घर आना बंद कर दिया जमान पार्क। जी जी। तो वो तो कहते मैं मिल के आया हूँ खान साहब से। देखिए, जो मैंने गिल साहब के बारे में कहना था वो मैं कल कह चुका हूँ। गिल साहब रोज़ उठते हैं मेरे बारे में, रोज़ वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये फ़लाने के साथ मिला है, फ़लाने के साथ मिला है। कोई एक सबूत ये शख्स अभी तक नहीं पैदा कर सका। इन्होंने कल एक वीलॉग किया है और उसमें इन्होंने अफरीदी साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि फ़लाने टाइम के दौरान इसने किसी फ़लानी शख्स के साथ मुलाकात, सोहेल अफरीदी साहब के साथ। अब वो सारी चीज़ें मैं निकाल चुका हूँ, मैं भी ट्वीट करूँगा, वो मैं ट्वीट करूँगा सारे टाइमिंग के साथ, सारे फुटेज के साथ। ये शख्स जो है इसका एक ही एजेंडा है कि आपने लीडरशिप के दरमियान, वर्कर्स के दरमियान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान फासला पैदा करना है, इल्ज़ामात लगाने हैं। इसका वीलॉग का और कोई मकसद ही नहीं होता। ये जब यहां से आप चले गए हैं, आप कहते हैं कि ये हुसैनियत का और यजीदियत की जंग है, तो हम सब हुसैन के पैरोकार हैं। लीडरशिप के दरमियान, वर्कर्स के दरमियान तनाज़ात को जन्म देना और उनको फासला पैदा करना। तो जो मेरी इतलात हैं, आप पता नहीं आप उससे एग्री करते नहीं करते, तो शहबाज गिल साहब यहाँ से बाहर निकाले ही इसीलिए गए थे। तो आपके ख्याल में वो अपना काम तो ठीक कर रहे हैं? इस काम के लिए वो गए थे। अफसर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जिनके घर तबाह हो गए हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, लेकिन वो आज तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और चीज़ों को फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर चले जाना, वहाँ पे किसी ईसी रूम में बैठ के लाखों डॉलर्स भी आप कमाएं। पीढ़ी के लोग इतने फिर उनको क्यों फॉलो क्यों करते, देखते क्यों? अब मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। आपका वो नहीं, क्यों नहीं करना चाहते कमेंट? क्योंकि देखिए ना, आप लीडर्स हैं, आप हुकूमत चला रहे हैं पीटीआई की। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कमजोर है कि आप, कमजोरी की बात नहीं है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हकीकत थी, वो कल मैंने बयान कर दी है। अब तहरीक इंसाफ के लोग सुनना छोड़ते क्यों नहीं फिर इनको? तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी अब ये सोचना चाहिए कि 27 सितंबर के लिए अब इत्तेफाक की जरूरत है। ठीक है, इस किस्म के लोगों के प्रोपेगेंडे से बाहर निकलना। 27 सितंबर पे आ जाते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने तारीख दी, अलीमा खान साहब ने इसकी मुखालफत की है, ये बाहर बैठे व्लॉगर्स मुखालफत कर रहे हैं। 27 सितंबर की तारीख क्यों दी गई, पहले क्यों नहीं दी गई? 5 अगस्त का जब अनाउंस किया गया जलसे का, उससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई। अभी जलसा अनाउंस नहीं हुआ था, उसमें तमाम मरकजी लीडरशिप मौजूद थी। उस मरकजी लीडरशिप ने यह फैसला किया कि 5 अगस्त को जलसा किया जाएगा। ठीक है, 5 अगस्त तक, उस दिन से लेकर कोई 15 से 18 दिन रहते थे 5 अगस्त तक। इन सारे 15 दिनों में तमाम मशावरत हुई। जलसे से 3 दिन पहले फिर कंप्लीटली इस पर मशावरत हुई।
इसमें से अचकजई साहब भी थे, इसमें अलामा साहब भी थे, हमारे अलायंस के लोग भी थे, हमारी लीडरशिप भी शामिल थी। अफरीदी साहब जो थे वो डेट को अगस्त का एंड जो है वो देना चाहते थे, लेकिन इस लीडरशिप की मशावरत पे और अलायंस की मशावरत पे 27 सितंबर की डेट दी गई। नहीं तो फिर तो पीटीआई वाले ठीक कह रहे हैं ना कि अलायंस ने सोहेल अफरीदी साहब नहीं, लीडरशिप भी शामिल थी इसमें, सिर्फ अलायंस नहीं, पीटीआई की मरकजी लीडरशिप भी शामिल थी। अब मरकजी लीडर इस वक्त जितनी भी हैं ये तमाम तर लोगों की मशावरत से ही, तमाम तक लोगों की मशावरत से ही 27 तो फिर अगर लीडरशिप उसमें पीटीआई की शामिल थी इस फैसले में, तो फिर अलीमा खान साहबा को इतराज किया। देखें अफसार साहब, सिंपल सी बात है, इसको ड्रैग ऑन हम नहीं करते। देखिए 27 सितंबर तक 50 दिन रह गए हैं। देखिए हमने तैयारी करनी है, हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई हम लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। तो आप डी चौक पहुंचेंगे? ये कार्ड अब तक हमने अपने सीने से लगाया हुआ है कि हमने इस्लामाबाद तो हम जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए हमने लॉजिस्टिक सामान के साथ आना है। ये एक दिन की कोई एक्टिविटी नहीं है, ये हफ्तों की एक्टिविटी भी हो सकती है, अच्छा, ये महीने की एक्टिविटी भी हो सकती है। उसके लिए तमाम तरह हम तैयारी करनी है। अब हमने मोबिलाइजेशन स्टार्ट करनी है। हम 50 दिनों का अभी कुछ देर में या कर परसों आपके सामने पूरा एक प्लान आ जाएगा कि जिस दिन जिस जगह पे जिस शहर में 21 तारीख को क्या होगा, 22 को क्या होगा, 23 को क्या होगा, 27 सितंबर तक पूरी सीरीज चलेगी। उसके बाद 27 तक हमारे पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, हम कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते, हम तैयारी करके कंप्लीट चीज़ों के साथ आना चाहते हैं। और बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक, इस बार हमारा टारगेट जो है वो नौजवान है और आम पाकिस्तान। अच्छा, इसमें अगर नौजवान और आम पाकिस्तानी है तो आप कॉकरोच पार्टी की तर्ज पे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं? कॉकरोच नहीं, इकबाल के शहीनों ने निकलना है। चलें, वो इकबाल के शाहीन कह लें उनको, इकबाल के शहीनों ने निकलना है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो कॉकरोच कह रहे हैं उनको। अच्छा, ये बताएं कि वो जो इकबाल की शाहीन है वो इंडिया की तरफ पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या अडयाला जेल का? देखिए ये मैंने शुरू में कह दिया कि हम इस्लामाबाद ज़रूर आ रहे हैं, इस्लामाबाद हम एंटर होंगे। उसके बाद जो चीज़ होगी वो अभी हम नहीं शो। वो इस्लामाबाद टेरिटरी है या अडयाला इस्लामाबाद में आता है, इस्लामाबाद से बाहर है? इस्लामाबाद में आता है अडयाला। जी आप टेरिटरी है। हाँ, टेरिटरी इस्लामाबाद में हम एंटर होंगे। उसके बाद हम अपने कार्ड शो करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। ठीक, अभी यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियाँ, ठीक, वो 1 सितंबर से वो खुल जाएंगी। हमने सेमिनार्स करने हैं, हमने मोबिलाइजेशन करनी है, हमने पंजाब जाना है, अच्छा, हमने सिंध जाना है, हमने बलोचिस्तान जाना है, ये पूरे कश्मीर नहीं जाना, कश्मीर भी जाएंगे, ठीक है, हर जगह जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे। देखिए बांग्लादेश में अगर इनकलाब आया और निजाम घिर गया ना तो आम बांग्लादेशी वहां पे खड़ा था। ठीक है, ये 70,000 1 लाख लोगों की गेम नहीं है, ये इस बार लाखों की गेम होगी। ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में जो जिंदगी लोगों की खराब होती है, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, उस पर एतराज़ भी लोगों के कि आप इस्लामाबाद को बंद करते हैं। अभी आज पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हुआ है जो बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल पेशरफ्त आप कह सकते हैं और पाकिस्तान के लिए भी उसमें बड़ी इज्जत है। तो कैसा आपके ख्याल में लगेगा कि एक तरफ इतना पाकिस्तान इंटरनेशनल भी आम पाकिस्तानी की जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? सालसी का रोल तो प्ले किया गया था ना ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो क्या कोई 1% कोई चेंज आया है आम पाकिस्तानी की जिंदगी में? क्या महंगाई कम हुई है? क्या गुर्बत कम हुई है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? अगर ये देखिए ये पाकिस्तान, फिर ठीक है, ये निजाम और पाकिस्तान की जंग है। हम तहरीक इंसाफ से बढ़ के आगे बढ़ेंगे। तो निजाम कोलैप्स कर चुका, वो तो मोहसिन नकवी जो इस सिस्टम के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है उसका इकरारनामा उन्होंने बदला है दोबारा, उन्होंने नहीं अभी 5 साल चलेगा, ना बदले 5 साल चलेगा। देखिए ये आए थे कि हम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने आए हैं। नकवी एक पेज पे हैं, नहीं ये कह रहे थे कि डिफॉल्ट से हम बचाने आए हैं, डिफॉल्ट से बचाया या नहीं बचाया, सिस्टम को कोलैप्स जरूर कर दिया। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब हमसे बात करने का। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल वक्त तो हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है कराची में मीर रज़ा कत्ल केस में जो पेचीदगियां हैं। एक बहुत ही ट्रेजडी वहाँ पे हुई, एक यंग 25 साल नौजवान मीर रज़ा जो मुबैना तौर पे अगवा किया गया और फिर उनको कत्ल कर दिया गया। 27 और 28 जुलाई की दरमियानी शब से मीर रज़ा लापता हुए और ताहाल ये कत्ल है, ये ख़ुदकुशी, इसके बारे में फ़ैसला नहीं हो सका। पुलिस ने इस केस को जिस तरह हैंडल किया है इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मोहसिन
नकवी साहब गलत नहीं कहते कि ये सिस्टम, ये निज़ाम नाकाम हो चुका है और ये निज़ाम किसी काबिल नहीं रहा कि अब फैमिली ने दोबारा पोस्टमार्टम का मुतालबा कर रखा है, उसके लिए कब्र कुशाई की जा रही थी, लेकिन रात को मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। ये है हमारा निज़ाम, जहाँ पे लोग अपने बच्चों की लाशों के बारे में कभी उठा के एक मेडिकल बोर्ड के सामने ले जा रहे हैं, कभी दूसरे के और कभी तीसरे के, और फिर मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। फिर अदालत की हिदायत पर बनाया गया 8 रुकनी बोर्ड बदलकर 5 रुकनी कर दिया गया, और फिर उसके बाद उसमें हैदराबाद से भी एक पुलिस सर्जन को उस बोर्ड में शामिल किया गया। तो उस पे जो फैमिली है वो जानना चाह रही है कि क्या कराची में सर्जन्स की तादाद कम हो गई है। तो ये क्या मसला है, इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो इस केस को हल नहीं होने दे रही, ये सवाल पूछा जा रहा है कराची में लोगों के दरमियान, और उनके जहन पे ये बहुत है। इसके साथ साथ इस बात पर भी सवालात कराची में उठ रहे हैं कि अचानक MQM के लोग आपस में, उनकी जो पुरानी लीडरशिप है वो सरफेस पे आना शुरू हो गई है और वो आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो अगर कराची में अमन व अमान ना आया तो हम दुनिया में जितनी भी कामयाबियां समेट लें, सबसे पहले पाकिस्तान की हालात हमें ठीक करने पड़ेंगे, वरना जितनी भी कामयाबियां समेटेंगे उसका फ़ायदा बहुत लॉन्ग टर्म शायद हमें ना हो सके। आज के इतना ही, खुदाफिज एंड गुड नाइट।